हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग फिर से कक्षा 10वीं गणित का नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, अध्याय 12, जिसका नाम है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे और वृत्त से संबंधित जो प्रमेय है उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और आपका जो इस वर्ष 2020-21 का जो सिलेबस बोर्ड ने जारी किया उसी के हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्योंकि इस महीने के अंत में आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा इससे संबंधित, और इसके बाद एक पाठ और करना ही है हमको, तो फटाफट करेंगे इसको। ठीक है। तो जैसा कि पाठ का नाम है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, तो यहाँ वृत्त आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो वृत्त है उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जानकारियाँ हैं, उसको जानेंगे। ठीक है। तो वृत्त में सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है? वृत्त का केंद्र। ठीक है। तो केंद्र आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो बिंदु दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है? वृत्त का केंद्र। और क्या होता है वृत्त में? तो केंद्र को, वृत्त के केंद्र को, ठीक है, ये क्या है? बाहर का जो क्षेत्र है, घेरा है, उसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो इस जो केंद्र है उसको, इस जो परिधि है उससे मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं केंद्र को ओ मानूं और त्रिज्या जिसको रेडियस कहते हैं आर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मान लो कि ये बी है, तो ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। अब त्रिज्या के बाद आता है एक, आप लोग पढ़े हैं इसको भी, जीवा। ठीक है। क्या पढ़े हो? जीवा। जीवा के बारे में पढ़े हो। तो जीवा क्या होता है? तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि वृत्त के परिधि, ये क्या है? परिधि है। परिधि पर कोई दो बिंदु है, उनको मिला करके एक रेखा खींचा गया है। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? जीवा। तो जीवा क्या है? कुछ नहीं है। ठीक, क्या है? वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है। वृत्त के परिधि पर स्थित है, ठीक है, ए और बी, इनको मिलाने वाली जो रेखा उसको क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। ठीक है। फिर एक और आता है हमारा व्यास। तो अगर जीवा को ही हम लोग बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो अगर जब जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि व्यास भी क्या है? एक प्रकार का जीवा ही है, जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा है उसको क्या कहते हैं? व्यास। और व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ये पूछा भी जाता है कभी कभी कि सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है? तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है। फिर हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? चाप। तो देखते हैं चाप क्या है। तो चलिए देखते हैं चाप क्या है। ठीक है। तो फिर से एक वृत्त ले लेते हैं। तो वृत्त में मान लो कि सेंटर ये है। अब मान लो कि वृत्त के परिधि पर फिर से क्या लेते हैं? दो बिंदु लेते हैं, ए और बी। अब देखिए, ए और बी जब दो बिंदु ले लिए, ठीक है, तो ये क्या है? वृत्त को दो भागों में बांट रही है ना। तो कैसे कैसे दो भाग में बांट रही है? एक तो ये वाला नीचे वाला भाग है, एक छोटा है और एक बड़ा है, या बराबर भी हो सकता है अगर बीचों बीच ले लें तो एक छोटे भाग और एक बड़े भाग में बांट रहा है। मान लो कि इधर बीच का जो चाप है उसको मैं कुछ और लिख देता हूँ ताकि दोनों में अंतर किया जा सके। एम, ऊपर वाले को एन दे देता हूँ। ठीक है। तो जब ये ऐसे वृत्त को अलग अलग भाग में बांटता है, ठीक है, तो छोटे वाले भाग को क्या बोलते हैं? लघु चाप। और बड़े वाले भाग को क्या कहा जाता है? दीर्घ चाप। तो परिधि को ही जब अलग अलग भागों में कोई दो बिंदु बांट देते हैं, ठीक है, अलग अलग बिंदु पर स्थित होकर के, तो उस परिधि का जो अलग हुआ भाग है वही क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ठीक है। ये अंदर का भाग नहीं कहलाएगा, बाहर का जो परिधि है वही बस चाप कहलाएगा। तो चाप आप लोग काटते हुए प्रकार में तो ऐसा ही कुछ बनता है ना। तो कहीं कहीं ना कहीं वो क्या होता है? वृत्त के परिधि का एक भाग रहता है। ठीक है। तो वृत्त के परिधि के एक भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? चाप बोलते हैं। तो इसका क्या लिख सकता हूँ? वृत्त के
परिधि के एक भाग को चाप कहते हैं, लिख सकता हूँ। अब देखिए इसी को मैं आगे करता हूँ, ठीक है। अब आता है वृत्तखंड। चाप समझ आ गया सबको। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे चाप में, तो चाप में ही आता है। तो चाप को हम लोग दर्शाने के लिए, अगर जिस चाप को हम लोग बोलेंगे उस चाप को अगर दर्शाना रहेगा तो कैसे दर्शाएंगे? ए, अगर ये नीचे वाला जो है वो छोटा है तो ये क्या कहलाएगा? ये लघु चाप कहलाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो बड़ा है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप। अब चाप को मेरे को दर्शाना है, ठीक है। तो एक तो मैं कैसे दर्शा सकता हूँ? ए बी और इसके ऊपर चाप का जैसा निशान, या अब एम भी लिख दिया हूँ ताकि मेरे को समझ आ जाए डायरेक्टली। ए बी बोलूँगा तो इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो करके क्या लिख देंगे इसको? ए एम बी। एम इसीलिए दिया गया ताकि हमको जानकारी हो, हाँ मैं जान जाऊँगा कि यही वाला चाप है, ठीक है। या ऊपर वाले को अगर लिखना रहे तो कैसे लिखूँगा? चाप ए एन बी, ऐसे। तो ये क्या है? चाप को दर्शाने का तरीका है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, वृत्तखंड। तो चलिए फिर से बना लेता हूँ मैं एक वृत्त। अब अभी अभी मैंने वृत्त के जो परिधि है उस पर दो बिंदुएं ली थी। अब उन दोनों बिंदुओं को मैं क्या करता हूँ? मिला देता हूँ। मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा? चलिए मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया दोनों बिंदुओं को। अब मिला दिया तो देखिए वृत्त के दो भाग हो चुके हैं, वृत्त के, ठीक है। दो खंड में बढ़ चुके हैं वृत्त। तो बड़ा वाला जो दिख रहा है, ठीक है, वो, तो यही जो वृत्त का जो दो भाग है या खंड हुआ है तो यही क्या कहलाता है? वृत्त खंड कहलाता है। वृत्त खंड। अगला हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? वृत्त खंड। सेगमेंट ऑफ सर्कल भी कहा जाता है इसको। तो वृत्त का जब परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाते हैं, ठीक है, तो यही क्या आता है? जीवा कहलाता है। जीवा क्या करता है? वृत्त को दो भागों में बांट देती है। अगर देखा जाए, देखिए ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग वृत्त को दो भागों में बांट रहा है ना। तो वो चाप क्या करता है? वृत्त के परिधि को बांटता है अलग अलग भागों में, जबकि जो जीवा है वो वृत्त को ही दो भागों में बांट देता है, वृत्त का खंड कर देता है। तो जो बड़ा भाग रहता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। और छोटा वाला क्या है? लघु वृत्तखंड। ये रहता है। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाला लघु वृत्तखंड। तो जीवा और चाप के बीच का जो भाग है, ठीक है, ये जीवा हो गया और बाहर वाला क्या हो गया? चाप हो गया। उसके बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? वृत्तखंड। तो लिख दूंगा यहाँ पे, जीवा और चाप के बीच का क्षेत्रफल या खंड वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। चलिए हमारा जो अगला पॉइंट वो क्या है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को बोला जाता है सेक्टर भी कहा जाता है। तो चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो कि फिर से मेरा क्या है? एक वृत्त है। अब चलिए फिर से ले लेते हैं दो बिंदु परिधि पर। मान लो कि दो बिंदु परिधि पर क्या है? ए और बी है। अब मैं क्या करूँगा? ये जो ए और बी है, ठीक है, उसको क्या करूँगा? सेंटर से मिला दूँगा। ये और ये मिला दिया। अब देखिए सेंटर से मिलाने पर, ठीक है, ये क्या कहलाता है? केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये ओ ए एक त्रिज्या बन गया और ओ बी एक त्रिज्या बन गई। अब फिर से देखिए आप लोग, ये वृत्त है, वृत्त में ये परिधि हो गया, परिधि
परिधि में कोई दो बिंदु लिया और दो बिंदुओं को वृत्त के केंद्र से मिलाया, तो केंद्र से मिलाने के बाद एक बीच में फिर से एक जगह मेरा क्या आ गया, खाली आ गया, या कह सकता हूँ कि खंड आ गया। वृत्त को दो भागों में फिर से बांट रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो जब इस तरीके से वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। तो त्रिज्य खंड क्या है, त्रिज्या के द्वारा किया गया खंड, ये त्रिज्या के द्वारा किया गया खंड था ना। और वृत्त खंड क्या कहलाता है, जीवा के द्वारा किया गया खंड वृत्त खंड कहलाता है, जबकि त्रिज्या के द्वारा किया गया खंड क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। तो त्रिज्य खंड किसको बोलते हैं, तो परिधि पर स्थित किसी चाप के दोनों सिरों को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा या त्रिज्या, ठीक है, और उस चाप के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, त्रिज्य खंड कहा जाता है। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो चाप के दोनों सिरों, ठीक है, चाप का दोनों सिरों क्या है, ए और बी है, ये चाप हो गया। मान लो कि चाप क्या है, ए, मान लो कि इसको मैं और कुछ नाम देता हूँ, पी, और ये क्या है, क्यू। तो छोटा चाप वाला जो चाप हो वो ए पी बी, बड़ा वाला चाप हो क्या है, वो ए क्यू बी है। तो चाप के दोनों सिरे क्या है, ए और बी है, को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या, तो ये त्रिज्या है। और उस चाप, जो भी चाप है जिसका भी दोनों सिरे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उस चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। ये त्रिज्या के द्वारा बना गया खंड है, ठीक है। यदि चाप छोटा है तो उसको क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड। चाप बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्य खंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया त्रिज्य खंड, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, एक है सर्वांग सम वृत्त, ठीक है। तो सर्वांग सम शब्द से आप लोग परिचित होंगे, सर्वांग समान, ठीक है। सभी कोण भुजाएं वगैरह हम लोग त्रिभुज में पढ़े हैं कि समान होने चाहिए, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। वैसे ही अगर वृत्त में, ठीक है, दो वृत्त ऐसे हैं कि अगर एक वृत्त को दूसरे वृत्त के ऊपर उठा करके रखें तो उसको पूरी तरीके से ढक ले, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांग वृत्त बोलेंगे। या अगर दो वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो समान है एक दूसरे की, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सर्वांग वृत्त बोलेंगे। क्योंकि त्रिज्या समान है मतलब उसका जो आकार है सभी चीज़ें क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर ये O1 है, ये O2 है, ठीक है, तो ये दोनों जो वृत्त है वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग वृत्त कहलाएंगे। तो ये तो आप लोग जानते हो, सिंपल है। चलिए अब देखते हैं जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब कि कोई भी जीवा है उसको उसके दोनों सिरों को अगर केंद्र से मिलाएंगे, ठीक है, तो जो कोण बनेगा वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो ये कोण है, ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये छोटा कोण कैसे बना है, ये जो ए बी है वो जीवा के दोनों सिरों को मिलाएं तो बना है छोटा कोण। और ये जो बड़ा कोण कैसे बना है, तो सी डी वाला जो जीवा है, ठीक है, उसको केंद्र से मिलाएं तो बना है। तो यहाँ आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि जो छोटा कोण है उसकी जो जीवा है वो भी छोटी है, और बड़ा कोण है उसकी जीवा क्या है, बड़ी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बड़ी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बड़ा होता है, या याद रखना है आप लोग को, ठीक है, होता है। वैसी छोटी द्वारा छोटा, तो यहाँ लिख देता हूँ, छोटी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण छोटा होगा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। अगर जीवा बड़ा दिख रहा है तो केंद्र पे जो कोण बनेगा वो बड़ा दिखेगा, फट से आप लोगों को समझ जाना है, तो इसको भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रमेय, ठीक है। तो इस चैप्टर का पहला प्रमेय जो है हमारा वो क्या है, वो जीवा से संबंधित है और जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण से संबंधित है। तो क्या बोलता है, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो
कोई भी वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त में अगर दो जीवाएं जो है वो बराबर है, उसकी लंबाई अगर बराबर है, तो उनके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा या उनके द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब कि ये जो एस आर है और ये पी क्यू है, अगर बराबर है तो ये जो कोण एस ओ आर और कोण पी ओ क्यू जो बनेगा वो भी क्या रहेगा, हमारा बराबर रहेगा, ठीक है। तो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, यही मतलब है। अब प्रमेय 2 जो है, ठीक है, इसको सिद्ध नहीं करना है, बस इसको याद रखना है आपको। तो प्रमेय 1 का विलोम है प्रमेय 2 जो है वो क्या बोलता है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो जस्ट उल्टा बोल दिया ना, पहले क्या बोले थे कि अगर जीवाएं बराबर हो तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो क्या रहेगा, बराबर होगा। अब उल्टा बोल दिया, अब क्या बोला, वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, अगर बराबर है, मतलब कि अब केंद्र पर जो कोण बन रहा है जीवा के द्वारा वो बराबर है, तो वो जीवाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ये बोला जा रहा है। तो जस्ट उल्टा है, पहले में जीवा बराबर था तो उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर हो जाता है, दूसरे में उन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है वो बराबर है, तो वे जीवाएं भी आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ये आपका पहला और दूसरा प्रमेय है, ठीक है। तो इसको बस आपको नोट करना है, अलग अलग नोट करना आप लोग, ठीक है। मैं एक ही में करके बता दिया, और समझना है और याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अगला प्रमेय देखते हैं, प्रमेय क्रमांक 3, ठीक है। तो क्या बोला है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो चलिए पहले तो मैं एक वृत्त का एक जीवा बना लेता हूँ, ठीक है, तभी उस पर लंब डालते हैं। ये जीवा हो गया। अब ये हो गया वृत्त का केंद्र। अब यहाँ से अगर हम लोग जीवा पर लंब डालेंगे, ठीक है, लंब कैसे, 90 अंश का कोण बनाएंगे जीवा पर, ठीक है, ऐसे वृत्त के केंद्र से मिलाते हुए एक रेखा ऐसा खींचेंगे जो जीवा पर लंब हो, ऐसे। तो क्या बोल रहा है, जो लंब डाले हैं वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो चलिए पहले नामकरण कर देता हूँ मैं, ये ओ हो गया, वृत्त का केंद्र ओ, मान लो कि ये ए और बी है, ठीक है। और मान लो कि जीवा पर जो लंब डाले हैं वो क्या है, सी है, ओ सी है। और ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं, लंब मतलब 90 अंश का कोण, ठीक है। तो वृत्त का जो केंद्र है उस पर, उससे जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवा को समद्विभाजित कर दी। समद्विभाजित करती मतलब दो समान भागों में विभाजित करती है। कैसे, तो सी के इस पार जो ए सी बना है और सी के इस पार जो सी बी या बी सी बना है, ठीक है, उनकी लंबाई क्या रहेगी, बराबर रहेगी। मतलब कि ये जो यहाँ से यहाँ नापेंगे और यहाँ से यहाँ नापेंगे कि दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब है तो। ये हो गया हमारा प्रमेय क्रमांक 3, यही बोला है, ठीक है। चलिए प्रमेय क्रमांक 4 देखते हैं। तो प्रमेय क्रमांक 4 जस्ट इसका अपोजिट है, विलोम है, ठीक है। क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। मतलब ये वृत्त का केंद्र है और ये जीवा का मध्य बिंदु है। मान लो कि उल्टा जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, वैसे तो बोलेंगे ना। तो इन दोनों को जो मिलाती है रेखा, ठीक है, वो क्या होता है, जीवा पर लंब होता है। मतलब अगर मैं इन दोनों को, इसका मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाती हुई एक रेखा खींचूं तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीवा पर लंब हो जाएगा। यहाँ पहले क्या था, यदि ओ सी जो लंब है ए बी के, तो क्या हो जाता था, ए सी बराबर बी सी हो जाता था। अब यदि इसमें क्या है, उल्टा है, ए सी बराबर बी सी है, मतलब ये मध्य बिंदु है, वहीं से ले जाएंगे ना, इसको मिलाएंगे तो पहले से हमको पता रहेगा कि ए सी जो सी बिंदु है इसका मध्य बिंदु है, पहले से पता रहेगा। पहले से पता रहेगा तो उस बिंदु से अगर ओ को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप 90 अंश हो जाएगा। मतलब ए सी बराबर बी सी पहले से पता रहेगा, तो ओ सी लंब है ए बी हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बस आपको इसको ध्यान में रखना है, जब सवाल हल करेंगे तो इसका उपयोग होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न वाली में चलते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको मैं एक चित्र के द्वारा आपको समझाता हूँ। चलिए ऐसे बना लेते हैं। मान लो कि ये एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है, तो क्या बोला है, और मान लो कि ये एक जीवा है, ये दिया है।
तो त्रिज्या कितना है 13 सेंटीमीटर। तो अगर ये इसको ए बी एक जीवा है, वो वृत्त का केंद्र है, तो जीवा के एक सिरे को अगर मैं केंद्र से मिलाऊं तो यह हो जाएगी मेरी त्रिज्या, ठीक है। और जीवा की केंद्र से दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर। अब दूरी दिया है, इसका मतलब यह है कि इसके केंद्र से दूरी क्या होती है, हमेशा लंबवत रहती है, ठीक है, 90 अंश का कोण बनाते हुए रहती है। ऐसा नहीं कि तिरछा, आपको कोई दूरी नापने बोलेगा आप तिरछा थोड़ी नापोगे, आप सीधा सीधा नापोगे ना। तो सीधा सीधा क्या रहता है, सिर्फ 90 अंश का कोण ही रहता है। तो यहाँ पे दिया है ये 13 सेंटीमीटर और ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बोला है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। मान लो कि ये सी पर मिलती है, तो यहाँ पर ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। अब अभी अभी हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब है ना, बीच की दूरी मतलब ये लंब है, जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है, मतलब कि ए सी और बी सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर हमको ए सी का मान निकल गया तो ए सी को दोगुना कर देंगे तो ए बी का मान आ जाएगा। ये दोनों बराबर है ना, बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका जो डबल कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। या ए सी जितना आएगा उतना बी सी भी आ जाएगा और दोनों को जोड़ लूँगा तो ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया है, लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया है। ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर, ऐसे आपको चित्र बना लेना है, ठीक है, सिक्के विक्के में करके बना सकते हो आप लोग। और ओ सी बराबर क्या दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको ए बी निकालना है, ए बी निकालने के लिए हमको ए सी निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज ओ ए सी में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लिख दिया हूँ पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ ए का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। ओ ए कितना है 13 का वर्ग बराबर ओ सी कितना है 12 का वर्ग धन ए सी का वर्ग निकालना है मेरे को, ठीक है, यही निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा 13 13 में 169, 12 12 में 144 धन ए सी का वर्ग 144 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर ए सी का वर्ग। तो 5 और ये 25 आ जाएगा बराबर ए सी का वर्ग। या इसको कोने में बना दूं क्या, चलिए नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ। तो क्या आ जाएगा ए सी का वर्ग बराबर क्या है 25। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा √25, ये 5 बाहर निकल जाएगा। तो ए सी बराबर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। लेकिन हम जानते हैं जो ए सी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। अभी भी मैंने बताया चित्र में ए सी जो है बी सी के बराबर है। तो बी सी बराबर भी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। और ए बी क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी ए बी आएगा ना। ए बी क्या है टोटल ए बी ए सी धन सी बी या बी सी यही है। तो क्या हो जाएगा ए सी धन बी सी, ए सी कितना है 5 है, बी सी कितना है 5 है, तो 5 5 क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसका जो सेकंड प्रश्न है, ठीक है, इसमें एक और प्रश्न है, उसको आप लोग अपने से बनाइएगा, सेम ऐसी बनेगा। दूसरा बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। सेम पिछला जैसा ही है, ठीक है। इसमें क्या ज्ञात करना है हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, उसमें त्रिज्या दे दिया था और जीवा ज्ञात करना था, इसमें जीवा दे दिया है, अब त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए एक और ऐसी वृत्त बना के मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि वृत्त का केंद्र है और ये हमारी जीवा हो गई और ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो उसके बीच की दूरी दी गई है, मतलब लंबवत दूरी हमको पता है, 90 अंश का कोण बना रही है हमको पता है। यहाँ पे डालना भी आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा था क्या, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ लिख देना आप लोग, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। रेखा गणित में आपको हर चीज़ बाजू में लिखनी पड़ती है, गणित में हर चीज़ लिखना है, ठीक है। ओ ये फिर से ए बी सी सेम आ गया। अब हमको मान लो कि त्रिज्या आर है, अब इसके बीच की दूरी क्या है
जीवा का लंबाई पूरा दे दिया है। जीवा ए बी बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर टोटल। ये टोटल कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, और ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पहले दिया है उसको फिर से लिख लेते हैं। क्या क्या चीज़ दिया है, ओ ए हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ओ सी बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। ए बी बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, या ए सी निकालना है ना हमको। तो ए सी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ए सी कर लेते हैं। ए सी बराबर ए बी बटे 2 हो जाएगा, मतलब इसका समद्विभाजित क्या होगा, ये होगा ना, या फिर बी सी। तो ए सी बराबर ए बी बटे 2, और ये भी बी सी के बराबर होगा। तो ए बी कितना है हमारा 8 है बटे 2, बराबर भाग में बांट रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका डबल करूँगा टोटल हो जाएगा ना भाई। तो 2 चौक 8, तो 4 सेंटीमीटर। ए सी हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर, और ओ सी आ गया 3 सेंटीमीटर। फिर से पाइथागोरस प्रमेय, फिर त्रिभुज ओ ए सी में पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन ओ सी का वर्ग। ओ ए का मान रखिए, ओ ए का मान आर स्क्वायर, ए सी कितना है 4, 4 का वर्ग, ओ सी कितना है 3 का वर्ग। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 4 चौक 16 और 3 तिया 9, क्या आ जाएगा मेरा आर स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 9 25, आर स्क्वायर बराबर 25, आर बराबर वर्गमूल 25, और 25 बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहीं पे। ठीक है, क्योंकि ओ सी लम्ब है, ओ सी जो है लम्ब है ए बी के। ठीक है, वैसे तो इसको पूरा लिखना है, जो यहाँ पे लिखा मैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो यही इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, केंद्र से जीवा पर लम्ब समद्विभाजित करेगी, पूरा लिखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए ये हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, देखते हैं। ठीक है, उसका भी दूसरा प्रश्न है, उसको भी आप लोग बनाएंगे दूसरे का। तो इसमें तीसरे में क्या बोला है, आकृति में पी क्यू, ये आकृति हमारा दिया गया है, पहले से दिया गया है। पी क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है। जो पी क्यू है वो वृत्त का व्यास है। एम एन जो है पी क्यू पर लंब है। जो एम एन है वो पी क्यू पर, यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण बना है, लंब है। तथा पी क्यू की लंबाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, मतलब व्यास की लंबाई दे दी है हमको 10 सेंटीमीटर। और पी आर कितना दिया है, ये जो छोटा सा दिया है ना, वो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। तो एम एन की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये वाला जो व्यास है, सॉरी जीवा है, उसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो एक चीज़ देखिए, अगर एम एन जो है वो पी क्यू पर लंब है, इसका मतलब जो ओ आर है, या बोल सकते हैं पी क्यू जो है, पहले दिया है लिख लेता हूँ, पहले दिया है क्या है एम एन लंब पी क्यू, मतलब एम एन जो है पी क्यू पर लंब है, मतलब दोनों एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो पी क्यू भी एम एन पर लंब है, इसका मतलब पी क्यू भी एम एन पर लंब है। ठीक है, और जीवा पर लंब है, मतलब केंद्र को से अब केंद्र से यहाँ जीवा पर लंब है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है ना केंद्र, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है। अतः यहाँ लिख देंगे एम आर बराबर आर एन हो जाएगा। सेम वही चीज़ है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, समद्विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा एम आर बराबर आर एन या एन आर। ठीक है, अब हमको किसका मान निकालना है, एम एन की लंबाई निकालनी है। एम एन मतलब कि ये एम आर की लंबाई निकल जाएगा, तो इसको डबल कर दूंगा तो एम एन हो जाएगा, या एम आर और आर एन बराबर है, दोनों एक का आ गया तो दोनों को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए मेरे को सबसे पहले इसको एक त्रिभुज के रूप में बदलना पड़ेगा। तो इसको त्रिभुज बना दूंगा तो क्या हो जाएगा
ओ को एम से मिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, लिख भी सकते हो, जरूरी नहीं है वैसे रचना, इसमें रचना करने की। ओ को एम से मिलाएं, ये इसका अलग है, ठीक है। ओ को एम से मिलाएंगे और ओ एम क्या है, एक त्रिज्या है, ठीक है। ओ एम क्या है, त्रिज्या है। अब लेते हैं, चलिए अब क्या क्या चीज़ दिया है उसको देख लेते हैं। तो पी क्यू बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो ओ एम क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। वैसे ही ओ पी भी हो जाएगा, ये ओ से पी, ठीक है, ये त्रिज्या ही है। अगर पी क्यू क्या है, एक पी क्यू क्या है, अगर एक व्यास है, ठीक है, तो ओ क्यू और ओ पी क्या है, एक त्रिज्या हो जाएगी, आधी आधी बढ़ जाती है ना, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आप लोग जानते हैं। तो अगर पी क्यू क्या है, व्यास है, तो ओ पी भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, बराबर यही ओ पी हो जाएगा, ठीक है। ये जो त्रिज्या है ना 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ओ पी बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझको दिया है पी आर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। ये पी आर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। मेरे को चाहिए ओ आर, तभी ये त्रिभुज में फिट होगा। अब देखिए मेरे को ये एम आर निकालना है, एम आर, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए मेरे को ओ एम चाहिए। तो ओ एम तो मेरे को मिल गया 5, एम आर तो निकालना है। अब ओ आर बस चाहिए, तो ओ आर कैसे निकलेगा, तो ये जो देखिए ओ पी में मैं अगर पी आर को माइनस कर दूँ, ठीक है, घटा दूँ, ओ पी में मैं अगर पी आर को घटा दूँ तो मेरे को ओ आर मिल जाएगा। तो वही चीज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो ओ आर बराबर क्या लिख दूंगा, ओ पी माइनस पी आर। ये टोटल में से, टोटल लंबाई में से अगर मैं ये छोटा वालों को हटा दूं तो यही बचेगा ना ओ आर। ओ पी कितना है मेरा, तो ओ पी मेरा त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 5, और पी आर मेरा 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 में 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो अब त्रिभुज ओ एम आर में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ओ एम आर में, ओ एम पी हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ एम का वर्ग बराबर ओ आर का वर्ग धन एम आर का वर्ग, ओ एम का वर्ग बराबर ओ आर का वर्ग धन ओ आर का वर्ग धन एम आर का वर्ग, यही होगा। ओ एम कितना है, तो ओ एम मेरा त्रिज्या है, त्रिज्या 5 है, 5 का वर्ग, और ओ आर कितना है, ओ आर अभी अभी निकाला मैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 का वर्ग ना, एम आर मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। 5 पंचे 25, 3 तिया 9, और एम आर का वर्ग पक्षांतर करिए, 25 माइनस 9 बराबर एम आर का वर्ग, 25 में 9 16 बराबर एम आर का वर्ग, यही बना देता हूँ। तो एम आर का वर्ग कितना आ गया मेरा 16, तो एम आर बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 16, 16 बाहर निकलेगा तो 4 सेंटीमीटर। एम आर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो एम आर 4 सेंटीमीटर है, तो आर एन भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एम आर और एन आर बराबर है ना, यही क्या है मेरा आर एन है। और देखिए चित्र में एम आर धन आर एन बराबर क्या है, एम एन है। तो एम एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम आर धन आर एन, एम आर 4 है, आर एन भी 4 है, तो 4 और 4 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो एम एन बराबर क्या आ जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमको निकालना था क्या, एम एन की लंबाई याद कीजिए। तो एम एन की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, क्या बोला है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, उसकी जो दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर है, तथा कोण पी क्यू ओ बराबर कोण क्यू ओ क्यू आर बराबर कितना दिया है, 55 अंश दिया है। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू बराबर क्यू आर हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा कुछ चित्र बनेगा।
तो चलिए इस चित्र में देखते हैं क्या दोनों जैसा बोला वैसे ही बनाए हम लोग। एक केंद्र O है और पी क्यू और क्यू आर क्या है, दो जीवाएँ हैं ये बोला है। तो पी क्यू ये हो गया और क्यू आर, क्योंकि क्यू दोनों में इसलिए क्यू को सेंटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इधर जीवा और इधर जीवा, दो जीवा बना दिए ऐसे करके, वैसे कुछ नहीं, प्रश्न के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब बोला है कौन पी क्यू ओ और कौन क्यू ओ आर बराबर 55 अंश। अब देखिए चित्र में पी क्यू ओ कहाँ है, ये पी क्यू ओ मतलब ये वाला कोण कितना दिया है, 55 अंश दिया है। वैसे ही ओ क्यू आर ये वाला कोण कितना दिया है, 55 अंश दिया है। तो हमको सिद्ध करना है दोनों जीवा क्या है, बराबर है, पी क्यू बराबर क्यू आर हमको सिद्ध करना है। तो ये तभी संभव है जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, पहले सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ओ पी क्यू में। अब देखिए ओ पी क्यू में ओ पी क्या है, त्रिज्या है, ओ क्यू भी क्या है, एक त्रिज्या है। तो ओ पी बराबर ओ क्यू है, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। अब देखिए अगर ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ओ पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आपने 9वीं में एक प्रमेय पढ़ा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये आपने पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, अब जान लीजिए, ठीक है। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें दो भुजाएं बराबर होते हैं, तो उनके आमने सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रमेय कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोण 55 अंश है तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः चूँकि ओ पी बराबर ओ क्यू है, अतः कोण ओ पी क्यू, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने के कोण है ना, भुजाओं के, तो कोण ओ क्यू पी ये हो जाएगा, ओ पी क्यू और ओ क्यू पी, इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये नियम के हिसाब से, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पे बार बार ये नियम लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इसी प्रकार लिख देना। इसी प्रकार त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ओ क्यू आर या ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू देखते हैं, ओ आर क्यू में इसमें भी वही सेम कंडीशन क्या है, ओ क्यू किसके बराबर है, ओ आर के। जैसे कि ओ पी किसके बराबर था, ओ क्यू के, वैसे ही ओ आर किसके बराबर है, ओ क्यू के। तो यहाँ लिखेंगे ओ आर बराबर ओ क्यू, और ओ आर के सामने का कोण क्या है, ओ आर के सामने का कोण ये है ओ क्यू आर। तो यहाँ लिख देते हैं ओ क्यू आर, कोण ओ क्यू आर बराबर कोण ओ क्यू के सामने का कोण क्या है, तो ओ क्यू के सामने का कोण ओ आर क्यू है, ठीक है, ओ आर क्यू। ये भी क्या हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ओ क्यू आर 55 अंश है, तो ओ आर क्यू भी कितना हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा। चलिए, तो ये भी क्या हो गया हमारा, 55 अंश हो गया। अब दोनों त्रिभुज में देखते हैं, ठीक है, दोनों त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज ओ पी आर एवं ओ पी आर नहीं है, त्रिभुज ओ पी क्यू और ओ आर क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू एवं त्रिभुज ओ आर क्यू में क्या हो जाएगा। चलिए अब दोनों त्रिभुज में क्या क्या समानताएं हैं उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ओ पी और इसमें ओ आर दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो ओ पी और ओ आर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ओ पी बराबर ओ आर, वृत्त की त्रिज्या या एक ही वृत्त की त्रिज्या कह सकते हैं।
ओ क्यू जो है वो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ पहले चलिए इसको बराबर कर लेते हैं। इसमें कोण ओ पी क्यू और इसमें कोण ओ आर क्यू, ये क्या है? 55 अंश है। कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ आर क्यू बराबर क्या है? 55 अंश है कि नहीं? वैसे ही कोण ओ क्यू पी और कोण ओ क्यू आर, ये भी क्या है? 55 अंश है। कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ क्यू आर बराबर ये भी क्या है? 55 अंश है। मतलब दोनों कोण क्यू क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ देखिए दो कोण और एक भुजा क्या है? बराबर है। तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे? कोण कोण भुजा सर्वांग समता। और करें तो ये भी है हमारा जो ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ भुजा है तो ये भी आ जाएगा ओ क्यू बराबर ओ आर। तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ओ पी क्यू जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ आर क्यू के। और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो ये जो इसकी जो भुजा तीसरी भुजा जो है वो भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी पी क्यू बराबर क्यू आर। ठीक है, पी क्यू बराबर क्यू आर। और ऐसे ही हम लोग अगर चाहें तो इसमें ऐसा भी बता सकते हैं, भुजा भुजा दो भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा रेडियस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, दो भुजा अगर बराबर है लेकिन कोण के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए हमको पूरा करके देखना पड़ेगा। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर। अतः तो यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक जो बच गया, छठवां बच गया, उसको आप लोग अपने से बनाएंगे। ठीक है, इतना ही करते हैं। और ये प्रश्न वाली एक मेरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न वाली दो बताऊंगा, उससे संबंधित जो प्रमेय है उसको बताऊंगा। तो थैंक यू।